स्टैटिस्टिक्स के 50 एमसीक्यू। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम से, और ये महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स के जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ये उनका कंपाइलेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टैबुलेशन ऑफ डेटा इज, डेटा का टैबुलेशन करना क्या है। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। यह नीड भी है स्टैटिस्टिक्स का और ये फंक्शन भी है, तो सही ऑप्शन होगा डी। ऑब्जेक्ट, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है कि हम टेबल बनाएं, उद्देश्य तो होता है अच्छी जानकारी निकालना, उसमें से एनालाइज करके और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो निकालना ताकि डिसीजन लिया जा सके। ऑब्जेक्टिव तो वो होता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स की नीड भी है और फंक्शन भी होता है डेटा को अरेंज करने के लिए। तो ये टेबुलेशन ऑफ डेटा का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस। रिसर्च करने से पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। अब इसमें पूछा है कि एक यूजफुल हाइपोथेसिस की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। गिवन ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है, सैम्पलिंग इसकी फीचर नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें हैं, ये एक अच्छी हाइपोथेसिस की फीचर हैं, इनका एक हाइपोथेसिस में होना आवश्यक होता है रिसर्च को सही दिशा देने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन या आइडिया होता है जिसको प्रपोज किया जाता है रिसर्च के लिए ताकि उसको टेस्ट किया जा सके। इसको टेस्ट करके देखा जाता है कि क्या यह सत्य है या सत्य नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस में कि इट शुड बी एम्पायरिकली टेस्टेबल, इसको हम स्टडी के माध्यम से टेस्ट कर सकें कि ये सही है या नहीं है। हाइपोथेसिस क्लोजेस्ट होनी चाहिए ऑब्जर्वेबल थिंग्स से, यानी कि जिस डेटा को हम ऑब्जर्व करेंगे उनसे नजदीक होनी चाहिए ये, ताकि स्टडी आसानी से हो सके। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, जो हाइपोथेसिस है वो अवेलेबल टेक्निक्स से संबंधित होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए उसको टेस्ट करने में। हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसेप्चुअली क्लियर, कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कोई वेग कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए क्लियरली कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, ये विशिष्ट होनी चाहिए, यानी कि जिस स्टडी को हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में क्लियर हमें कॉन्सेप्ट दे। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी और सम थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, ये इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एरर्स। इनमें से एरर्स का सोर्स कौन सा है। तो एरर्स, यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिस्टिकल एरर्स की, और इन एरर्स का सोर्स क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकती हैं। तो एरर्स हो सकती हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं। ओरिजिन की एरर हो सकती हैं, इनएडिकेसी को हो सकती हैं, मैनिपुलेशन की हो सकती हैं, इसलिए जो सही जवाब होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। स्टैटिस्टिक्स में एरर्स हो सकती हैं, एरर्स ऑफ ओरिजिन, एरर्स ऑफ इनएडिकेसी, एरर्स ऑफ मैनिपुलेशन, एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करने से एरर हो सकती है अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ, मैनिपुलेट करने से अगर कोई बायस्ड तरीके से उसको डाटा को एनालाइज किया तो मैनिपुलेशन की एरर बन सकती है। इनएडिकेसी, अगर डेटा पर्याप्त नहीं है तो इनएडिकेसी की वजह से एरर हो सकती है। एरर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि शुरुआत में ही डेटा कलेक्ट करने में ही एरर हो जाती है, शुरुआत के जो एक्टिविटीज हैं तो वो एरर ऑफ ओरिजिन कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव ए पॉपुलेशन साइज ऑफ 4600 यूनिट, अगर पॉपुलेशन साइज 4600 यूनिट है एंड वी वांट टू सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ 500 यूनिट, अब उनमें से हम 500 का एक सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रेशियो क्या होगा। देखिए रेशियो क्या होगा इसका, तो नेचुरली 4600 में 500 का रेशियो निकालना है, किस रेशियो में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.2 का रेशियो हम ले रहे हैं। जब रिसर्च की जाती है तो वहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब उन सारी यूनिट से होता है जिनके बारे में हम कोई स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मान लो एक स्कूल में टोटल 46 स्टूडेंट हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जो 46 स्टूडेंट्स हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि 4600 को एकदम चेक करना, उनको इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल काम था, तो हमने कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया किसी आधार पे।
500 को, केवल 500 बच्चों को हमने स्टडी में शामिल किया और इसके आधार पर हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा हम उस पर लागू करेंगे कि ज़्यादातर ये 4600 यानी कि स्कूल के पूरे स्टूडेंट पे, तो स्कूल के जो पूरे स्टूडेंट हैं ये पॉपुलेशन कहलाएंगे और ये 500 स्टूडेंट जो स्टडी में शामिल हुए हैं इसको सैंपल कहेंगे। तो सैंपल का साइज हमने जो रखा है इसमें वो 9.2 है, इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, 4600 डिवाइडेड बाई 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अब इस बात की संभावना क्या है कि एग्जैक्टली 2 हेड मिले। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है कि हम 4 बार उछालें लेकिन 2 बार ही हेड आना चाहिए, ना 2 बार से ज्यादा और ना 2 बार से कम। तो इसकी संभावना क्या होगी, इसको टेस्ट करेंगे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 3/8 इस बात की संभावना होगी। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब 16 इक्वली लाइकली रिजल्ट होंगे, जब हम 4 कॉइन्स को, एक कॉइन को जब हम 4 बार उछालेंगे तो जो लाइकली आउटकम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि चारों जो एक सिक्के को हमने 4 बार उछाला, चारों बार हेड आए। ऐसा हो सकता है कि 3 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, फिर 1 बार चौथी बार जो है वो हेड आ जाए। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब इसको जब हम देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि भी टोटल हम जो चाह रहे हैं कि कम से कम ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें 2 बार 2 बार एग्जैक्टली हेड आ रहा है, ना ज्यादा ना कम। तो इसमें देखेंगे इसमें हेड ज्यादा बार आ रहा है, इसमें देखेंगे इसमें भी हेड ज्यादा बार आ रहा है, ऐसे ही इसमें देखेंगे इसमें हेड मतलब एक्यूरेटली 2 बार आ रहा है इसमें भी। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है जिनमें एग्जैक्टली 2 बार हेड आ रहा है ये बन रहे हैं कितने, ये टोटल 6 बन रहे हैं। और टोटल जो हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, टोटल जो आउटकम बनेंगे जो डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं वो 16 है। तो जो 6 है उनमें एग्जैक्टली 2 बार हेड है और टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/16 यानी कि 3/8, इसलिए ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस क्या है। तो अभी हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस भी हुआ था पहले। हाइपोथेसिस क्या है, गिवन ऑप्शन में ए इसका सही ऑप्शन है, अ स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि जिस पॉपुलेशन के बारे में, जिस डेटा के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में यह एक स्टेटमेंट होता है। तो ये एक ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है, ये बिगिन होता है उस क्वेश्चन के साथ जिससे हम आगे अपनी जो रिसर्च है उसको चलाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द टूल ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, इनमें से ऐसे कौन से हैं जो आइटम्स के वेरिएशन को मेजर करने के टूल हैं। डिफरेंट डेटा होता है हमारे पास, उसमें वेरिएशन हो सकता है यानी कि विचलन हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो ऐसे कौन से टूल हैं जो इसको मेजर करने में सहयोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो गिवन ऑप्शन में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द टूल ऑफ मेजर, तो टूल मेजर का कौन सा है। तो गिवन ऑप्शन में बी जो है वो सही है, डिस्पर्सन यानी कि वेरिएशन को मापता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है, स्टेट ऑफ गेटिंग स्प्रेड, यानी कि किसी का श्रेणी का फैलाव कितना है। स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन का मतलब होता है एक्सटेंट टू विच ए न्यूमेरिकल डेटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 10 से लेकर के 50 तक हैं किसी क्लास में, हमने जो एवरेज मार्क्स देखे वो पता चला 30 है। तो अब इसका वेरिएशन कितना है, इसका वेरिएशन है 10 to 30 ये फैलाव है, और अदर 30 to 20 ये इसका फैलाव है, इसी को डिस्पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ सैंपल इज द सिलेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द। अब एक सैंपल जो होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ, किस चीज का पार्ट होता है सैंपल जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स या इसी को पॉपुलेशन भी कहते हैं, इसी में से जो एक हिस्सा हम सेलेक्ट करते हैं जिसको स्टडी में शामिल करते हैं उसको कहते हैं सैंपल। तो गिवन ऑप्शन में सी इसका सही आंसर है। यूनिवर्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये सारी यूनिट्स का सेट होता है जिसमें से एक सैंपल लिया जाता है। सैंपल इज द सिलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट है, ए एंड बी डिसाइड टू मीट एट 2 to 3 PM। ए एंड बी डिसाइड करते हैं वो 2 से 3 के बीच में मिलेंगे।
बट अग्रीज दैट दे वुड नॉट वेट मोर देन 10 मिनट्स फॉर ईच अदर। लेकिन वो इस बात पे एग्री करते हैं कि वो मिलेंगे इस 2 से 3 बजे के बीच में वो आपस में मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भी कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेगा। द प्रोबेबल तो जो 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेगा इसका मतलब है 10 मिनट में ही अगर मुलाकात होगी तो होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्चुअली मीट इज, अब वो एक्चुअली मीट करें इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 11/36। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू मीट बी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए बी से मीट कर सकता है। तो क्योंकि ए 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेगा तो इसका मतलब जो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, उससे 10 मिनट के बीच में अगर वो आ जाता है तो मेल हो जाएगा, यानी कि 10/60। ऐसे ही बी भी 10 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करेगा, तो इस बात की संभावना कि बी ए से मीट करेगा, इसकी भी संभावना 10/60 है। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलिंग टू मीट बी। अब प्रोबेबिलिटी तो है ए के मीट करने की 10/60, तो नहीं मीट करने की जो संभावना है वो कितनी होगी, नहीं मीट करने की संभावना होगी 50/60। ऐसे ही बी की जो मिलने की संभावना है वो भी 10/60 है, तो बी की नहीं मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 50/60। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू मीट, अब इस बात की संभावना क्या है कि वो दोनों ही फेल कर जाए मीट करने में, तो वो हो जाएगी दिस इंटू दिस, 50/60 इंटू 50/60 यानी कि 25/36। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग, तब मिलने की कुल मिलाकर के संभावना क्या है कि वो दोनों मिल सकते हैं, वो होगी 1 माइनस 1 जो होता है वो कंप्लीट श्योरिटी होती है, उसमें से लेस कर देंगे 25/36, तो ये बच जाएगी 11/36। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इनमें से डिस्पर्सन का मेजर कौन सा नहीं है। तो इस बार अब पूछा है इस क्वेश्चन में कि नहीं कौन सा है डिस्पर्सन का मेजर। अभी डिस्पर्सन की बात की थी, डिस्पर्सन का मतलब वेरिएशन, फैलाव, यानी कि जो मीन है, मोड, मीडियन है, किसी से भी हम फैलाव देखते हैं सीरीज का कि कितना विस्तार है उस सीरीज का उसके एवरेज से। तो इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन पूछा है इस बार कौन सा नहीं है, तो जो 3 है वो है और एक जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में जो स्क्यूनेस है ये डिस्पर्सन का मेजर नहीं है, बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज ये तीनों ही डिस्पर्सन का मेजर हैं। तो ये इसका सही जवाब था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री का मेजर है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक कहा जाता है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कि जब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बन रहा हो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे ये जो एक जगह पे यूनिट बहुत ज्यादा है और जो इसका जो हम मीन निकालेंगे यानी कि जो एज्यूम्ड मीन होगा जब उससे दोनों तरफ फैलाव बराबर हो तो उसको कहा जाता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो गया तो वो सिमेट्रिक नहीं एसिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि जो यूनिट है वो एवरेज से एक तरफ इतना ज्यादा फैलाव हो जाए दूसरी तरफ कम हो जाए तो इसका मतलब ये एसिमेट्रिक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ ज्यादा फैलाव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी। अब डेटा का क्लासिफिकेशन हो सकता है किन किन बेसिस पे, जियोग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तीनों ही आधार पे इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं डेटा को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डेटा को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम फ्रेम में जब ईयर के अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूट करें उसको डेटा को। ज्योग्राफिकल हो सकता है ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पे जब हम बांटें, जैसे सिटीज के आधार पे, डिस्ट्रिक्ट्स के आधार पे, स्टेट्स के आधार पे। क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन होता है जब डेटा की किसी एट्रीब्यूट या किसी क्वालिटी के आधार पे बांटें तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा, जैसे लोग जो ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्ट नहीं है इंटेलिजेंसी के आधार पे जब इनके आधार पर बांटा जाएगा तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन होता है जब क्वांटिटी के आधार पर डेटा को बांटा जाएगा तो उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें सेल्स, प्रॉफिट, एज, हाइट एटसेट्रा इनके आधार पर डेटा को बांटा जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट। अब इसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पे देखिए इनकम, प्रोडक्शन, वेट, तो सीधी पहचान है कि जब हम डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे इनकम को हम क्वांटिफाई कर लेंगे कि इतनी इनकम है, प्रोडक्शन को क्वांटिफाई कर लेंगे, तो इसके आधार पर जब डेटा को बांटेंगे तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाइट, वेट, एज, इनको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैली शीट्स यूज टू डिटरमाइन। अब स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्शन से रिलेटेड ही है ये टर्म। टैली शीट्स जो है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए की जाती हैं, तो इसमें सही
जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी के लिए टैली शीट्स को यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे कि किसी एक चीज की जो फ्रीक्वेंसी है, हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता, क्या है। टैली शीट कब बनाई जाती हैं, जब जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हों, जैसे मान लो हम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है उसको जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन में कौन है, सेकंड डिवीजन में कितने हैं, थर्ड डिवीजन में कितने हैं। अब हमने देखा कि सेकंड डिवीजन में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट है। अब हमारे पास रोल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, मान लो 200 रोल नंबर से, 100 है या 50 रोल नंबर से, तो हम एक एक करके लिखेंगे तो काफ़ी ये जो सीरीज है ये अव्यवस्थित टाइप की हो जाएगी। अब इसको अच्छा फॉर्मेट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि मान लो जैसे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका थर्ड डिवीजन है। अब ये 10 स्टूडेंट हैं, इनको कैसे निकालेंगे कि थर्ड डिवीजन 10 स्टूडेंट का है, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है टैली बार का। हम उसमें क्राइटेरिया तय कर देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन वाले, सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले, और फिर टैली करते चले जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट रोल नंबर 1 मान लो सेकंड डिवीजन है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर स्टूडेंट सेकंड जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, यहाँ पे एक 1 लिख देंगे। फिर एक स्टूडेंट आया वो सेकंड डिवीजन है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक सेकंड डिवीजन वाला यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक सेकंड डिवीजन वाला है, फिर यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में जब 5वीं बार आएगा तो इसको इस तरीके से कर देंगे। तो ये 5-5 का एक ग्रुप बनता चला जाता है, इसको टैली शीट कहते हैं। और इससे फ्रीक्वेंसी बाद में इकट्ठा लिख दी जाती है कि टोटल थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, ये 5 हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन से एवरेजेस ऐसे हैं जिनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ग्राफिक प्रेजेंटेशन से। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन दरअसल कैलकुलेट करके निकाला जाता है, और बाकी ये जो है ये पोजिशनल मीन होते हैं, इसलिए इनको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स को, मीडियन को या मोड को। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से डिस्पर्सन का रिलेटिव मेजर क्या होता है। तो अभी पहले बात की थी डिस्पर्सन की, अब डिस्पर्सन का मेजर यानी कि उसका माप। अब उसका माप रिलेटिव हो सकता है और उसका माप एब्सोल्यूट हो सकता है। एब्सोल्यूट होता है जब हम इस तरीके से बताएं कि 1 2 3, जब इस तरीके से बताएं तो ये एब्सोल्यूट होता है। और रिलेटिव होता है कि जब हम उसको ऐसे नहीं बता सकते, या तो परसेंटेज में बताएंगे 10%, 40%, या उसको बता सकते हैं हम टाइम्स में 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये रिलेटिव होता है। अब गिवन ऑप्शन में से हमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर। इनमें से रिलेटिव मेजर कौन सा है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये रिलेटिव मेजर है, और बाकी जो है ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। डिस्पर्सन क्या है, स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड और स्प्रेड की जो कंडीशन है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं, जिससे डिस्पर्सन को हम मेजर करते हैं कि कितना फैलाव है किसी श्रेणी में। और इसमें टाइप ऑफ डिस्पर्सन हो सकते हैं एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर कौन कौन से होते हैं, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन या मीन डेविएशन, जिसमें डायरेक्ट हम अमाउंट को लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं। रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, जिसमें हम रिलेटिव फॉर्म में दिखाते हैं, परसेंटेज में या टाइम्स में या रेशो में। तो ये यूज किए जाते हैं कंपेयर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर डाटा सेट का जब कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव, उनमें रिलेशन दिखाने के लिए रिलेटिव मेजर अपनाते हैं। रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व वी कैन एस्टिमेट। अब ओजाइव कर्व के हेल्प से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं। गिवन ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें से सही ऑप्शन है सी, मीडियन। दरअसल मीडियन को हम ओजाइव कर्व से आसानी से पता लगा सकते हैं। ओजाइव कर्व होता क्या है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जब या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसको बोलते हैं, टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द गिवन सेट। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है कि जब हम जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको क्यूमुलेटिव फॉर्म में निकाल लेते हैं, और क्यूमुलेटिव फॉर्म बनाने के बाद जब हम उनका ओजाइव कर्व बनाते हैं तो उससे हम मीडियन को आसानी से पता लगा सकते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी फ्रीक्वेंसी का हमने जो उसका अंतराल है, क्लास इंटरवल है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 to 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं। मान लो 11 to 20 वाले टोटल 5 स्टूडेंट हैं, और मान लो 21 से और 30 वाले टोटल स्टूडेंट हैं जो हैं वो 4 हैं। तो अब हम ये तो अलग अलग क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं कि या तो लेस देन या मोर देन। जैसे मान लो हम निकाल रहे हैं कि 1 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो अब 1 से ज़्यादा वाले निकालेंगे तो इधर से निकालना शुरू करेंगे कि 21 से ज़्यादा वाले कितने हैं इसमें, तो वो 4 हैं।
फिर देखेंगे कि 11 से ज़्यादा वाले कितने हैं। तो ये जो 4 हैं ये तो 21, ये तो 11 से ज़्यादा है ही हैं, ये भी 11 से ज़्यादा हैं, तो वो 9 हो गए। अब ऐसे ही निकालेंगे इधर कि 1 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो 1 से ज़्यादा वाले तो ये सब हैं, ये 9 तो हैं ही हैं, ये भी हुए 2 हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जब इस तरीके से बनती है तो क्यूमुलेटिव बनती है, और इसको जब हम दिखाते हैं ग्राफ से तो इसको ओजैव ग्राफ बोलते हैं, और इससे हम मीडियन का आसानी से पता लगा सकते हैं। जो मिड वैल्यू है उस पर मीडियन निकल आता है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इसमें से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड कौन सा नहीं है। प्राइमरी डेटा जिसको प्राइमरीली हमने कलेक्ट किया है, हमसे पहले वो कलेक्ट किसी ने नहीं किया था, ओरिजिनल कलेक्शन होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी होता है किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा था, केवल हमने उससे यूज कर लिया है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है नेशनल पब्लिकेशन। जब हम किसी पब्लिकेशन से, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, लेते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, बाकी सब ये प्राइमरी डेटा के मेथड्स हैं कलेक्ट करने के। अब मेथड्स हैं कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, लोकल कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से या एनुमरेशन के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स इज। अब एक ऑर्डर्ड एरे यानी कि एक क्रम में लिखा हुआ पूरा जो है क्रम में लिखी हुई एक पूरी लाइन है डेटाज की, उसमें कहा है कि ऑर्डर्ड एरे में जो मिडिल वैल्यू वो क्या कहलाएगी। तो मिडिल वैल्यू इसमें क्या कहलाती है, जब भी ऑर्डर्ड एरे होगा यानी कि एक ऑर्डर में लिखा होगा डेटा सीधे कि या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो उसको ऑर्डर्ड एरे कहते हैं। जब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सारा डेटा लिखा होगा तो जो मिडिल में वैल्यू होता है उसकी पोजीशन मिडिल होती है और उसको कहते हैं मीडियन। तो गिवन ऑप्शंस में जो सी है ये सही होगा ऑप्शन। मिडिल वैल्यू एक ऑर्डर्ड एरे की वो नंबर होता है कि जो एकदम मध्य में स्थित होता है, आधे डाटा उससे इधर होते हैं और आधे डाटा उधर होते हैं, ये एक पोजिशनल एवरेज होता है। नेक्स्ट है इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज। अब बेस पीरियड का जो इंडेक्स है वो क्या लिया जाता है। बेस पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जिस पीरियड से हम बाकी सारे पीरियड्स के डेटा को रिलेट करते हैं, और बेस पीरियड का जो इंडेक्स है वो लिया जाता है 100, और बाकी तब उससे बेस करके बनाए जाते हैं। गिवन ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, बेस पीरियड दरअसल ऐसा पीरियड सेलेक्ट किया जाता है जो नॉर्मल रहता है, उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज 1 to 1। अब लास्ट ईयर का इंडेक्स 1 नंबर दिया हुआ है और पास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो फिशर का इंडेक्स नंबर क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। गिवन ऑप्शन में जो सही इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी 132। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, दरअसल जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो इन दोनों से ही निकाला जा सकता है। तो किस तरीके से निकालते हैं, फिशर्स इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट ईयर और पास्ट ईयर के इंडेक्स नंबर का। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि जब हम जिन डेटाज का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं उन डेटा को आपस में गुना कर देते हैं और उसका फिर वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर, ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 121 जो पास्ट ईयर और लास्ट ईयर दोनों का यहाँ पे हमें जो इंडेक्स नंबर दिया था उसका आपस में गुना किया और फिर उसका रूट निकाल लिया। अगर ये 2 हैं तो 2 रूट निकालेंगे, अगर 3 है तो यहाँ पे 3 निकल जाएगा, और जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतना यहाँ पे ये रख जाएगा, वैल्यू रख जाएगा। तो अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आ जाता 132। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, फिशर का जो निकालने का फॉर्मूला है लास्ट पे इंटू पास्ट ए। लास्ट ईयर और पास्ट ए का जो गुणांक, लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा उन दोनों का आपस में गुना करके उनका रूट निकालना। और इन दोनों को मेथड, जो लास्ट ईयर का मेथड है उसका फॉर्मूला ये है, ये पास्ट ईयर के मेथड का फॉर्मूला है। लास्ट ईयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, और ये पास्ट ईयर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे 21 द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज। तो इसमें पूछा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिफरेंस की होगी अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट। अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट मतलब ऐसा एस्टिमेट जो हमने फिक्स काउंटिंग में लिया हो और उसमें कोई बायस नहीं हो, तथा कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। अब जो पॉपुलेशन से पैरामीटर आया है कॉरस्पॉन्डिंग, उस दोनों में जो डिफरेंस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सैम्पलिंग एरर। इसको सैम्पलिंग एरर कहा जाएगा क्योंकि जो एक्चुअल पॉपुलेशन का एस्टीमेट है उससे हमने जो सैंपल करके निकाला है उसका हम वेरिएशन देख रहे हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब हमने एस्टिमेट किया है लेकिन वो अनबायस्ड है, कोई बायस्ड नहीं है, हमने सही तरीके से अपना एस्टिमेट किया है लेकिन है एस्टिमेटेड। और कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर, उससे रिलेटेड पैरामीटर मतलब उससे हमने फाइंड आउट किया, कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है। तो इनमें जो अंतर आएगा वो अंतर क्योंकि सैंपल की वजह से आएगा, ये तो एक्चुअल है। और ये एस्टिमेट करने में जो अंतर आया, जब अनबायस्ड होगा तो इसका मतलब वो सैंपलिंग की एरर कही जाएगी, इसलिए उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को सैंपलिंग एरर कहा जाएगा। सैंपलिंग एरर होती क्या है? स्टैटिस्टिक्स में सैंपलिंग एरर क्यों होती हैं? ये होती हैं जब स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर एस्टिमेटेड फ्रॉम ए सैंपल। हम जैसे पूरी पॉपुलेशन से तो लिए हमने जो पूरी पॉपुलेशन से तो डेटा को कलेक्ट किया नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी स्टेट में 2 करोड़ लोग रहते हैं। अब हमने क्या किया कि भी जो 2 करोड़ लोग रहते हैं उनको ना पहुंच करके उन तक हमने क्या किया, उस स्टेट के 20,000 लोगों का डेटा कलेक्ट किया एक्चुअल में। तो अब इससे हमने क्या किया है, हमने ये सैंपलिंग करी है, हमने सबका तो सेंसस तो किया नहीं। 2 करोड़ का हमने 20,000 से एक डेटा निकाल लिया कि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी बन रही है। जब अब फिर एक्चुअल में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी बन रही है, तो इनमें अगर अंतर आ रहा है और हमारी जो सैंपलिंग है उसमें कोई मतलब अनबायस्ड थी हमारी सैंपलिंग, बाकी चीजों से करेक्ट थी, तो अब जो एरर आएगी उसको सैंपलिंग एरर कहा जाएगा, क्योंकि वो सैंपलिंग की वजह से एरर आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज यूज टू कलेक्ट। अब क्वेश्चनियर सर्वे मेथड है वो कलेक्ट किया जाता है यूज करने के लिए। क्वेश्चनियर सर्वे यानी कि सर्वे करेंगे क्वेश्चंस के साथ और तब इंफॉर्मेशन लेंगे, तो ये कौन सा डेटा इससे कलेक्ट होगा, इससे हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्ट होगा। तो क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है, उसमें क्वेश्चनियर मेथड में एक क्वेश्चंस का सेट प्रिपेयर किया जाता है और उस सेट के आधार पे रिस्पोंडेंट यानी कि जिनका हम इंटरव्यू लेते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं और उनका जवाब उसमें लिखते हैं, दर्ज करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वेज ऑन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करता है किसके बारे में, तो जो गिवन ऑप्शन है इन सभी के बारे में नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो कंडक्ट करता है सर्वेज को। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। एनएसएसओ ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये एक डिपार्टमेंट है जिसका काम सर्वे करना है। नेक्स्ट है 24, इफ द वैल्यू ऑफ एन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0। अगर किसी रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 है, देन 2 वेरिएबल्स आर, तो 2 वेरिएबल आपस में क्या होंगे, तो जो दोनों वेरिएबल हैं वो माने जाएंगे इंडिपेंडेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट ये भी कोरिलेशन की तरह ही दो सीरीज में आपस में रिलेशन को बताता है, लेकिन जो कोरिलेशन है वो तो बताता है हम एक सीरीज के जो वेरिएबल्स हैं उनका दूसरे पे इफेक्ट, और रिग्रेशन जो होता है उसका मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, हमें संख्यात्मक माप देता है रिग्रेशन। तो 20 का सही जवाब हो गया। रिग्रेशन डिस्क्राइब करता है हाउ टू न्यूमेरिकली रिलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, और कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिटरमाइन एसोसिएशन और कोरिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल में एसोसिएशन या कोरिलेशन को बताता है कि कोरिलेशन है या नहीं है, जबकि रिग्रेशन उसमें ये बताता है न्यूमेरिकली कि उसमें कितना एक दूसरे से दूसरा जो है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। इनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल इसमें शामिल हो चुका है, इसको आसानी से बता सकते हैं, ये है फिशर इंडेक्स नंबर। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है फिशर्स इंडेक्स। फिशर इंडेक्स में हम लास्ट पे और पास्ट पे दोनों का जो इंडेक्स नंबर होता है उसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग। इनमें से कौन सा बिजनेस फॉरकास्टिंग का टेक्निक नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो सही है। कोरिलेशन एनालिसिस ये फोरकास्टिंग का टेक्निक नहीं है, बाकी ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस इसमें हम फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके आधार पे हम जो डेटा नहीं होता है सीरीज में उसको निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। फोरकास्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को रीड करके उसके आधार पे हम फ्यूचर का जो डेटा है उसको जान सकते हैं।
ट्रेंड एनालिसिस मेथड होता है, जिसमें इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें कई ईयर्स के डेटा का हम प्रीवियस ट्रेंड देख करके फ्यूचर का ट्रेंड उसका जान सकते हैं। और रिग्रेशन एनालिसिस होता है, जिसमें दो सीरीज का हम जो रिलेशन होता है उसको जान सकते हैं मैथमेटिकली, और इसलिए इसमें भी हम डेटा को उसको फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस करके भी। नेक्स्ट है, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन व्हाइल स्टडीइंग रिलेशनशिप बिटवीन। हम नेगेटिव कोरिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को स्टडी करके किन के बीच में। इसका जो सही जवाब है वो है प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। जनरली क्योंकि एक नॉर्मल नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट जो होते हैं, उनके केस में प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन मिलता है, तो इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन इनमें मिलता है। बाकी जो है इनकम और एक्सपेंडिचर, इनमें पॉजिटिव रिलेशन ज़्यादा मिलता है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ जनरली लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। और सेल्स और प्रॉफिट्स में भी पॉजिटिव मिलता है ज़्यादातर, कि जब सेल ज़्यादा बढ़ती है तो संभावना होती है कि प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 20 का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इन टू कैटेगरीज, रूरल एंड अर्बन। अर्बन, अब एक कॉलेज के स्टूडेंट और उनका क्लासिफिकेशन करना है दो कैटेगरीज में, रूरल और अर्बन। तो ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन होगा? अब यहाँ पे देखें कि रूरल और अर्बन, इसको रूरल कितना है ये नहीं बता सकते हम, अर्बन कितना है ये नहीं बता सकते। मतलब रूरल यहाँ पे ये हो गया कि कितना रूरल है कोई पर्सन, ऐसा नहीं बता सकते हम। ये बता सकते हैं एक पर्सन का जो हाइट है वो कितनी है, वेट है वो कितना है, लेकिन एक पर्सन रूरल कितना है ये नहीं बताया जा सकता है। ये दरअसल एट्रीब्यूट या क्वालिटी होती है, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा क्लासिफिकेशन कहीं पे होता है, गुणों के आधार पर होता है, तो उसको गुणात्मक कहते हैं। यानी कि जब क्वालिटी के आधार पर होता है तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन उसको कहा जाता है। इसलिए इसका जो ए जवाब है वो सही होगा। बेसिस ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन हो सकते हैं क्रोनोलॉजिकल, टाइम पे के आधार पे, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी यानी कि एरिया के आधार पे, क्वालिटेटिव, क्वालिटी के आधार पे, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, इन विच सैंपलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। किस टाइप के सैंपलिंग में पूरी पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में बांट दिया जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, यानी कि दो ग्रुप हम ऐसे बांट दें कि अगर इस ग्रुप में कोई पर्सन शामिल है तो वो इसमें नहीं हो सकता है, और इसमें शामिल है तो वो इसमें नहीं हो सकता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए आपस में, तो इसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में अलग अलग हम कोटा बना देते हैं पॉपुलेशन के, और उनके आधार पर फिर स्टडी आगे करते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग में हम अपनी सुविधा के अनुसार सैंपलिंग करते हैं, जो डेटा हमें लगता है कि ये ठीक होगा उसको शामिल कर लेते हैं। जजमेंट सैंपलिंग या जजमेंटल सैंपलिंग या अथॉरिटेटिव में भी जो रिसर्चर होता है वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पे ही सैंपल को तय करता है। और स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको चेन सैंपलिंग या चेन रेफरल या रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ही एक टेक्निक है, जिसमें स्टडी करते समय जो डेटा है वो फ्यूचर सब्जेक्ट से लिया जाता है फ्रॉम अमंग देयर एक्वेंटेंसेस। मतलब हम एक पर्सन से डेटा लिया, फिर उससे जो एक्वेंटेंस होगा उससे नज़दीक जो होगा उससे डेटा लेंगे, तो इससे क्या है एक चेन बनती चली जाती है, इसलिए इसको स्नोबॉल या चेन सैंपलिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। जो सैंपलिंग एरर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? इनवर्सली का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत होगा, तो वो है सैंपल साइज। दरअसल होता क्या है कि सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा, जैसे पॉपुलेशन मान लो हमारी 5000 स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में, और उन पे हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमने 20 स्टूडेंट पे स्टडी किया तो उनसे जो रिजल्ट आएगा जरूरी नहीं है 5000 से वो एकदम मेल खा जाए, लेकिन अगर हम 200 कर देंगे तो अब उसके मेल खाने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएंगी। अगर हम 2000 का डेटा मतलब जितने ज़्यादा हम सैंपल बढ़ाते चले जाएंगे उसकी संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी सैंपलिंग एरर कम होने की, और सैंपल साइज कम रहेगा तो सैंपलिंग एरर की संभावना बढ़ जाएगी। सैंपल साइज जितना बढ़ जाएगा सैंपलिंग एरर की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एनालाइज। तो ये है टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज फोरकास्ट में टाइम सीरीज का मतलब हो गया कि एक टाइम की सीरीज बनती है पूरी, जिसमें जो प्रीवियस डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं और तब फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए डाटा का।
तो बी इसमें सही जवाब था। जजमेंटल फोरकास्टिंग में जो रिसर्चर होता है वो अपने जजमेंट के आधार पे, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे वो तय करता है। ऐसे केस में ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास प्रीवियस डेटा ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर जजमेंटल फोरकास्टिंग होती है। टाइम सीरीज में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है फ्यूचर का, उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं। और एसोसिएटिव फोरकास्टिंग में कई वेरिएबल्स को एक साथ में उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाई। अब इंडिया में जो सेंसस है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसका काम होता है सेंसस कराना। सी इसका ऑप्शन सही था। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डिसेनियल यानी कि दशकीय सेंसस हमारे यहाँ होती है हर 10 साल बाद। विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जनरल एंड सेंसस इसको कराते हैं, और ये ऑफिस जो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस होती है। सेंसस सबसे पहले हुई थी 1872 में ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, लेकिन पहली जो कंप्लीट सेंसस मानी जाती है वो हुई थी 1881 में। लास्ट सेंसस अभी जो प्रीवियस हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अभी की जो सेंसस होनी है वो 2021 में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस सैटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इनमें से ऐसा कौन सा इंडिसेस है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को ही पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है दोनों ही कंडीशन को। टाइम रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर टाइम को रिवर्स कर दें, और फैक्टर का होता है फैक्टर्स को अगर रिवर्स कर दें। तो इसका सही जवाब है फिशर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है 34 कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस चीज का मेजर है? तो गिवन ऑप्शन में कोरिलेशन ये है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को ये बताता है। नेक्स्ट है द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। अब कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो लिमिट्स हैं वो क्या है? तो इसकी जो लिमिट्स है वो है ऑप्शन ए सही है +-1, यानी कि +1 और -1 के बीच में ही इसका कोफिशिएंट हमको बताता है। अगर +1 है तो इसका मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर -1 है तो ये कहता है इंडिकेट परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, और 0 होता है तो इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इनके बीच में जो डेटा रहता है वो रिलेशनशिप की मजबूती को या कमजोरी को बताता है। नेक्स्ट है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ। अब जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये किस फॉर्म में यूज होता है? इसका सही जवाब है बोथ, सी सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों तरीके से स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया जाता है। प्लूरल सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है डेटा से, न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं उससे मतलब होता है। और सिंगुलर सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब उस साइंस से होता है, उस सब्जेक्ट से होता है जिसमें कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और यूज करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स को। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनमें से किसको माना जाता है? तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही जवाब है ऑप्शन डी गॉटफ्राइड एचेनवाल, इनको माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब गॉटफ्राइड एचेनवाल ये जर्मन फिलोसफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा सर रोनाल्ड एल्मर फिशर जो ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे, इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। दरअसल ये अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो अलग अलग लोगों के बारे में बताते हैं, तो इनको भी फादर माना जाता है स्टैटिस्टिक्स का, इनको भी माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनको इंडिया में माना जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर इनको माना जाता है। ये इन्होंने फाउंड किया था भारत में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने प्लानिंग कमीशन का जो शेप है उसमें भी, अब तो प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, लेकिन इसको बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट है 38 ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर इंटरवल इन जीरो ओरिजिन आर साइमल्टेनियसली पोजेस्ड बाई। तो ऐसा कौन सा स्केल है जिसमें ये साइमल्टेनियसली तीनों ही तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती हैं, ऑर्डर भी, इंटरवल भी और जीरो भी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेशियो स्केल इसको
कहा जाता है। इसमें सारी हमें ये जो ऑर्डर हैं वो मिल जाते हैं मेजरमेंट के। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये क्या क्या होते हैं इनको जान लेते हैं। स्केल ऑफ मेजर क्या होता है? स्केल ऑफ मेजर एक क्लासिफिकेशन होता है जो डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो वैल्यू हमने वेरिएबल्स की असाइन की हैं। जो नॉमिनल स्केल होते हैं ये नंबर के आधार पे स्केल करते हैं हम जो वेरिएबल्स को। ऑर्डिनल में ऑर्डर के आधार पे, क्रम के आधार पे करते हैं। इंटरवल में इंटरवल, उनमें जो अंदर जो डिफरेंस होता है उसके आधार पे। और रेशियो स्केल में दो या दो से ज़्यादा जो डेटा होता है उसमें रेशियो निकालते हैं, उनमें रिलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है ए बॉक्स कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स में 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 balls are drawn at random. At random 3 बॉल हम उसमें से ड्रॉ करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर। अब इस बात की संभावना बतानी है कि वो सारी वाइट हो, वो सारी ब्लैक हो, या 2 balls are white and 1 ball is black। तो क्या होगी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सारी वाइट हो इसकी संभावना 5/42 है, सारी ब्लैक हो इसकी 1/21 है, और 2 बॉल्स वाइट हो और 1 ब्लैक हो इसकी संभावना 10/21 है। इसको निकाल सकते हैं। दरअसल इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कि कितने कॉम्बिनेशन इस तरीके के बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन के केस में जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी चीज़ की, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऑल वाइट आने की संभावना क्या है, तो ऑल वाइट आने की संभावना क्या है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं? हम ये देखेंगे कि टोटल बॉल्स हमारे पास हैं कितनी, और जो टोटल बॉल्स में हम बॉल जो चाह रहे हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे क्या कहा था कि 5 वाइट हैं, 4 ब्लैक हैं, तो 5 और 4 9 बॉल हैं, 9 बॉल्स हैं हमारे पास। तो अब देखें हमारे पास जो टोटल अवेलेबल बॉल्स हैं वो है 9, और हम जो बॉल चाह रहे हैं वाइट, तो वाइट बॉल कितनी है? वाइट है 5। तो अब इन 5 में से अगर आ जाती है तो हमारी बातें पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशंस को रखेंगे 5C3/9C3। तो इसको यानी कि 5 में से 3 वाइट आ जाए हमारी, और हम उठाएंगे 9 में से 3 उठाएंगे हम। तो 9 में से जो 3 उठाएंगे उनमें से 5 में से 3 आ जानी चाहिए, क्योंकि 5 वाइट हैं। तो इस बात की संभावना क्या है? अब इसकी संभावना, इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका हो 5C3 कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 5C3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे 5 फैक्टोरियल, और अपॉन लिखा जाता है यहाँ पे 5 - 3 2 का फैक्टोरियल, और इनटू लिखा जाता है 3 का फैक्टोरियल। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना डेटा हमारे पास आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अब 5 से नीचे तक, यानी कि जो इससे 1 तक यहाँ पे ले जाएंगे। 5 × 4 × 3 और × 2 और × 1। अब × 1 को लिखे ना लिखें, इसलिए इसको छोड़ा भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 × 1। अब इसको 1 को लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं है। और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2 × 1। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि इस डेटा को हम जैसे 2, तो यहाँ से ये कट ही जाएगा पीछे का, फिर 3/2 है, 3 से ये 2 कट जाएगा, और फिर इसके बाद ये 2 है, इससे ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसलिए 5/2 यानी कि 10 बच जाएगा। तो ये 10 आ गया। ऐसे ही अब निकालेंगे नीचे, ये 9C3 है, तो सेम इसी प्रोसीजर से इसको भी कैलकुलेट करेंगे। 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 यानी कि 6 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल। तो 9 के फैक्टोरियल में 6 लास्ट में आएगा, तो 6 के फैक्टोरियल से 6 वाले बाद का तो सब कट गया, 987 यहाँ बच गया, और 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे है 3/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 84। इस तरह 5/42 आ गया। ठीक ऐसे ही ऑल वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3, क्योंकि 4 जो है वो ब्लैक है। अब ब्लैक, सॉरी यहाँ पे ये ऑल वाइट लग गया है, ये ब्लैक है। वाइट के लिए तो पहले वाला ऑप्शन था ही, तो इसलिए जो ब्लैक है वो 4 बॉल है टोटल। अब हमने तो 3 निकाली, तो इन 4 में से 3 निकल आए। इस बात की संभावना क्या है? क्योंकि टोटल जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो 9 है, और 9 में से 3 हम निकालेंगे, तो इसकी संभावना क्या बनेगी? वही फैक्टोरियल का तरीका लगाएंगे, 1/21। अब इस बात की संभावना क्या होगी कि 2 बॉल्स व्हाइट हो और 1 ब्लैक हो। तो जब इसको निकालेंगे तो इन दोनों को गुना कर देंगे। इस बात की संभावना कि 2 बॉल्स व्हाइट हो, और इस बात की संभावना कि 1 बॉल जो है वो ब्लैक हो, तो इन दोनों का
फैक्टोरियल जैसे व्हाइट का और ब्लैक का हमने निकाला तो वो यहाँ पर रख दिया, और जो टोटल अवेलेबल हमारे पास 9C3 है ही, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 40/84 यानी कि 10/21। तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हार्मोनिक मीन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 4 हमारे पास नंबर्स हैं, इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। हिंदी में इसको कहते हैं हरात्मक माध्य। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 15.58। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, ये अर्थमेटिक मीन से उलट होता है। इसमें हम निकालते हैं कि जितना हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर थे तो 4 रखेंगे ऊपर, इसके अपॉन में रखेंगे। अब अपॉन में भी उसको रेसिप्रोकल करके रखेंगे कि जैसे x1 एक डेटा था हमारे पास 10, उसको रख दिया 1/10, दूसरा था 1/15, तीसरा था 1/20 और चौथा था 1/25। बस इसको अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन होके आ जाएगी 15.588। नेक्स्ट देखेंगे 41, द एरर ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज। तो इस ये जो एरर होती है, इस एरर को क्या कहा जाएगा। एरर दरअसल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में या सेलेक्ट करने में, एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में जो एरर हो सकती है वो 2 तरह की एरर हो सकती है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब इसमें जो ट्रू नल हाइपोथेसिस यानी कि एक ट्रू हाइपोथेसिस थी और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये एरर होती है टाइप 1 एरर, इसलिए बी इसका सही जवाब होगा। और टाइप 1 एरर कौन सी होती हैं, जो होती हैं रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस है और वो ट्रू है, उसको रिजेक्ट कर दें तो ये टाइप 1 एरर है। और अगर मान लो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, और उसके बाद हम उसको अगर गलती से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये टाइप 2 एरर कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इंडिकेट द पीक्डनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक्डनेस को जो बताता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा वो स्टैटिस्टिकल मेजर है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी कर्टोसिस। कर्टोसिस एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो हमें यह बताता है कि पीक्डनेस क्या है किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि डाटा मान लो एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो पीक्डनेस होती है। और डेटा जब यानी कि एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है तो वो धीरे धीरे नीचे फ्लैट टाइप का हो जाता है। अब ये जो कर्टोसिस है, इसमें हमें ये पता चलता है कि हाउ हैविली द टेल्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग कितनी है, इस बात को हमें कर्टोसिस बताता है। अब कर्टोसिस की ये 3 सिचुएशन हो सकती है, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक। अब जैसा कि इनका हम इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है कि भाई सबसे लंबाई अगर ज़्यादा दिख रही है तो लेप्टोकर्टिक हो गया, मीजोकर्टिक हो गया अगर ये नॉर्मल टाइप का है यानी कि मीडियम है, और प्लेटोकर्टिक हो गया अगर ये प्लेट टाइप का हो गया यानी कि फ्लैट टाइप का हो गया तो प्लेटोकर्टिक बोल देंगे। नेक्स्ट है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ ए सीरीज आर 10 and 15 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। अगर हमें किसी अर्थमेटिक मीन और मीडियन दे रखा है सीरीज का तो उसका मोड क्या होगा। तो मोड उसका कैलकुलेट किया जा सकता है इन दोनों से कैलकुलेट करके, और इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 25। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इनका रिलेशन होता है मोड मीन और मीडियन का। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये इनका रिलेशन होता है कि मोड बराबर होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको प्लेस कर देंगे वैल्यूज को, मीडियन हमें दिया हुआ था, मीन हमें दिया हुआ था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मोड आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। अब येट का जो करेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, तो ये सही जवाब है ऑप्शन सी, काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसके ऊपर एक करेक्शन है येट का, इसी को येट करेक्शन कहा जाता है। इन्होंने जो करेक्शन दिया, टू रिड्यूस द एरर इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन की जो एरर है उसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने एक करेक्शन दिया फ्रैंक येट्स ने, और इसको कहा जाता है येट का करेक्शन। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो हम काई स्क्वायर टेस्ट जब करते हैं, कार्ल पियर्सन ने जो दिया था काई स्क्वायर टेस्ट, इस काई स्क्वायर टेस्ट में जो हमारे पास डेटा होता है, अगर मान लो तो काई स्क्वायर टेस्ट में ये कहा जाता है कि कोई जो डेटा हम शामिल करते हैं वो 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, तो उसका एक तरीका उन्होंने बताया कि अगर 5 से कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इन ए 2/2 कंटिजेंसी टेबल। जो 2/2 कंटिजेंसी टेबल होगी उसमें हम 0.5 जो है वो बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक में ऐड कर देंगे, तो इसी को कहा जाता है इसका करेक्शन। नेक्स्ट है 45, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज।
अब इस सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इसका कैलकुलेट कर लिया जाएगा अर्थमेटिक तरीके से, इन सबको जोड़ करके और इनके नंबर से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा सही ऑप्शन ए इसका 16। इसको कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाया गया है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, सबको हमने टोटल किया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेटा से, तो ये आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। जब इवेंट्स रेयर हों तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है रेयर इवेंट्स के केस में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और इसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स इन ए लार्ज पॉपुलेशन। जब लार्ज पॉपुलेशन हो और इवेंट्स जो रेयर हो तो उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। अब इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, उससे डेटा ऑब्टेन किया जाए तो वो किस प्रकार का डेटा होगा, तो गिवन ऑप्शन में बी ऑप्शन है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डेटा कहा जाएगा। नेक्स्ट है 48, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। वो कौन सा सैम्पलिंग का मेथड है जिसमें पॉपुलेशन के हर मेंबर को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का, मतलब किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं होती है और सभी को चांस मिलता है, किसी भी इकाई को हम शामिल किया जा सकता है। इसको कहते हैं ऑप्शन ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बराबर चांस रहता है सभी यूनिट्स को सिलेक्ट होने का। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वह बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो बी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये कहता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब ये क्यों सही है इसको यहाँ पे देखेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिन, ये ओरिजिन के चेंज से तो इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द स्केल। अगर स्केल में चेंज हो तो इससे ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इसका मतलब है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इफ एनी कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई के वैल्यू में से कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है मींस सम वैल्यू हैज बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन है उनमें कोई वैल्यू ऐड कर दें या हम सिलेक्ट कर दें, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है अगर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ऑब्जर्वेशन को, उनको आसान बनाने के लिए, तो ये चेंज ऑफ स्केल कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन। निम्न में से कौन सा नॉन रैंडम मेथड है सैंपल सेलेक्ट करने का गिवन पॉपुलेशन में से, तो जो कोटा सैंपलिंग है ये नॉन रैंडम है, बाकी ये रैंडम है। रैंडम सैंपलिंग यानी कि हर यूनिट के शामिल होने का मौका मिलता है, कोटा सैंपलिंग में हम कोटा तय करते हैं, अलग अलग फीचर्स के आधार पर यूनिट्स को बांट लेते हैं। तो ये सी इसका सही जवाब था। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स क्या होते हैं, these are the samples in which the selection of unit is based on factor other than random chance। random sampling में random chance रहता है और non probability samples में जो random chance है वो नहीं रहता है, किसी बेस पे हम लेते हैं, जैसे कन्वीनियंस के बेस पे या प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे या जजमेंट के बेसिस पे। और एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये थे आज के क्वेश्चन।